तो बच्चों, विज्ञान में अब तक हम 13 अध्याय पढ़ चुके हैं और आज हम 14वां अध्याय शुरू करने वाले हैं। और आपका जो 14वां अध्याय है वो है जल के बारे में। तो जल या पानी जो कि आप सभी आसानी से उपयोग लेते हैं, तो उस जल को हम समझें, उसके बारे में जानें, आज ये ज़रूरी है। तो जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इससे संबंधित हमें बात करनी है। और इसके अलावा कैसे ये जल हमें मिल पाता है, ये सारी चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो बच्चों, जल के महत्व की जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं कि हम जल का उपयोग पीने के लिए करते हैं। आपको समय समय पर प्यास लगती है और जब आपको प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं, आपको संतुष्टि प्राप्त होती है। इसके अलावा भी ऐसे कई सारे काम हैं जिन सभी में आपको जल की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, हम जानते हैं कि जल पीने के उपयोग तो आता ही है, लेकिन इसके अलावा कई सारी चीज़ों में जल का उपयोग होता है, जैसे खाना पकाना, जैसे कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, स्नान करना। ये सभी ऐसी चीज़ें हैं जो आप प्रतिदिन करते हैं। आप खाना पकते हुए देखते हैं क्योंकि आप खाना खाते हैं। आपने अपने घर परिवार में किसी न किसी को खाना पकाते हुए देखा होगा और उस दौरान ये भी ज़रूर देखा होगा कि वहाँ जल का उपयोग होता है। इसके अलावा कपड़े धोने में, जो भी कपड़े आप पहनते हैं, आप जानते हैं कि वो कुछ समय में गंदे हो जाते हैं, उन पर धूल मिट्टी लग जाती है और कई गंदगी लग जाती है, और उस गंदगी को साफ करने के लिए, कपड़े धोने के लिए भी हमें पानी का ही उपयोग करना होता है। उसके अलावा बच्चों, जिन बर्तनों में आप खाना खाते हैं वो बर्तन साफ करने के लिए भी हम पानी का उपयोग करते हैं। और साथ ही साथ आप प्रतिदिन अपना ध्यान रखते हैं, अपनी साफ सफाई करते हैं, यानी स्नान करते हैं, और स्नान के लिए भी आप जल का उपयोग करते हैं। तो बच्चों, अब हम एक यहाँ तालिका देख रहे हैं। इस तालिका में आप दो कॉलम देख रहे हैं। एक कॉलम में आपको क्रियाकलाप लिखा हुआ है और दूसरे कॉलम में लिखा हुआ है उपयोग हुए जल की मात्रा। तो ये तालिका आपको स्वयं बनानी है और इसे पूरा करना है। तो यहाँ जो मैं तालिका दिखा रही हूँ, ये तालिका आपको स्वयं आपकी जो नोटबुक है उसमें बनानी है और इसे पूर्ण करना है। तो यहाँ ये विभिन्न क्रियाकलाप लिखे हैं जिन सभी में जल का उपयोग होता है। अब आपके परिवार में सभी लोग जल का उपयोग करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप जल का उपयोग करते हैं। किसी भी परिवार में जितने भी लोग हैं उन सभी को जल उपयोग में आता है। और पीने में, ब्रश करने में, नहाने में, बर्तन साफ करने में, कपड़े धोने में, शौचालय जाने के लिए, फर्श साफ करने के लिए, कोई अन्य कार्य करने के लिए, या फिर परिवार में हम एक कुल रूप में बात करें तो कुल कितना जल उपयोग किया जा रहा है, ये मात्रा हम जान सकते हैं। तो यदि आप ये सभी मात्रा की एक तालिका बनाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन पीने में कितना जल उपयोग लेता है, लगभग कितना जल वो पीता है, लगभग कितना जल वो ब्रश करने के लिए उपयोग में लेता है, लगभग कितना जल वो नहाने के उपयोग लेता है, और इस प्रकार जब आप इस तालिका को पूरा कर लेते हैं तो आपके परिवार में जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, वो सभी जल का उपयोग कर रहे हैं। तो आप उसको गुणा कर सकते हैं जितने सदस्यों की संख्या है उससे, और उस आधार पर आप एक परिवार में एक दिन में उपयोग में आने वाली जल की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। और जब आप ये मात्रा देखेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। ये कोई छोटी मोटी मात्रा नहीं होगी। प्रत्येक परिवार में जल की एक बहुत बड़ी मात्रा का उपयोग प्रतिदिन होता है। तो बच्चों, अब हमको ये भी ध्यान रखना है कि ये तो हमारे दैनिक जीवन की क्रियाएं हैं, दैनिक कार्य हैं। तो जल का उपयोग सिर्फ दैनिक कार्यों के लिए ही नहीं होता है। इसके अलावा बहुत सी वस्तुओं के उत्पादन के लिए जल का उपयोग होता है। जैसे आप जानते हैं कि फसलों के उत्पादन के लिए जब भी आप खेत में कुछ फसल उगते हुए देखते हैं तो ये भी जानते हैं कि फसलों के उत्पादन के लिए भी जल उपयोग में आता है। अन्य कोई भी वस्तुएं जो आप उपयोग में लेते हैं, उन सभी के उत्पादन की जो इकाइयां हैं, जहाँ भी वो चीज़ें बनती हैं, वहाँ भी जल का उपयोग होता है। तो ये हमारे लिए जल का महत्व है। अब हम ये बात करते हैं कि हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं। वास्तव में हमें जल मिलता कहाँ से है? तो हमें जल नदियों से, झरनों से, तालाब, कुएं, हैंडपंप आदि से प्राप्त
होता है। उसके अलावा हमारे परिवार में जब आप जल उपयोग करते हैं तो अधिकतर लोगों के घरों में नल लगे होते हैं, तो आप कहेंगे मुझे तो नल की टूटी से जल प्राप्त होता है। तो वास्तव में जो नल की टूटी में जल आ रहा है वो भी आपको इन्हीं किसी माध्यम के द्वारा पहुंच रहा है। तो टोटियों के द्वारा जो जल प्राप्त किया जाता है वह जल भी किसी झील, नदी या किसी कुएं से ही प्राप्त किया जाता है, जिसकी आपूर्ति फिर पाइपों के नेटवर्क द्वारा की जाती है। तो आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि एक तालाब से, एक झील से, एक कुएं से इस प्रकार पाइप लगा करके प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाया जाता है और तब आपको नल की टूटी से पानी प्राप्त हो पाता है। तो बच्चों ये हुई हमारी बात कि हम जल कहाँ से प्राप्त करते हैं। अब जल के बारे में कुछ और बातें हम करते हैं। तो पृथ्वी का 2/3 भाग, कितना भाग? 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। इसके अलावा जल का जो अधिकांश भाग है वो कहाँ पाया जाता है? समुद्रों और महासागरों में। अब ये जो समुद्रों और महासागर का जल है, इस जल में क्या घुले होते हैं? कई सारे लवण घुले होते हैं और ये लवण जो हैं वो इन समुद्रों के जल को कैसा बना देते हैं? खारा बना देते हैं। ये बात आप पहले भी जानते हैं बच्चों, हमने विभिन्न अध्यायों में बीच बीच में कुछ जो बातें की हैं वहाँ ये चर्चा हो चुकी है कि महासागरों का जो जल है वो काफ़ी खारा होता है, वो पीने योग्य नहीं होता है। तो यह जल पीने के लिए अनुपयुक्त और अन्य घरेलू, कृषि तथा उद्योगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उचित नहीं होता है। तो ध्यान रखेंगे बच्चों कि वास्तव में हमारी पृथ्वी पर जल तो बहुत सारा है, लेकिन ये सारा जल उपयोग करने योग्य नहीं है। जैसे हम जानते हैं कि जो समुद्र और महासागर हैं उनमें बहुत सारा जल उपस्थित है, लेकिन उस जल में लवण घुले होने के कारण वो अत्यधिक खारा है और खारा जल पीने के लिए भी अनुपयुक्त है। और इसके अलावा अन्य जो उपयोग हैं जल के, जैसे भोजन बनाना या उद्योगों में या खेतों में जल का उपयोग करना भी इस समुद्र के जल से संभव नहीं है। तो ये हुई हमारे जल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम आगे कुछ चर्चा करते हैं बच्चों। तो आप ये देख चुके होंगे कि फर्श पर फैला जल कुछ समय बाद सूख जाता है। अपने घर में पोछा लगाते हुए देखा होगा या कभी आपने खुद ने भी पोछा लगाया होगा और फर्श पर जो जल पोछे के फलस्वरूप आपको नजर आता है वो कुछ देर में यानी जल्दी ही सूख जाता है। तो यह जल हमें विलुप्त होता प्रतीत होता है। इसी प्रकार गीले कपड़ों के सूखते समय भी जल विलुप्त हो जाता है। आप देखते हैं कि जब हम कपड़े धोकर सुखाते हैं तो वो कपड़े गीले होते हैं, यानी उनके अंदर जल की मात्रा होती है, लेकिन कुछ समय बाद जब हम उसको सुखाए रखते हैं तो धीरे धीरे जल की मात्रा जो है वो विलुप्त हो जाती है और आपके जो कपड़े सुखाए हैं आपने वो पूरी तरीके से सूख जाते हैं, उनमें जल की कोई भी मात्रा अब नहीं रहती है। तो वर्षा के बाद जो गीली सड़कें हैं, छतें हैं और अन्य सभी स्थान, इन सब से भी आपने जल को विलुप्त होते देखा है। तो ये ऐसी गतिविधियां हैं जो आपने आपके दैनिक जीवन में अवश्य देखी हैं। तो बच्चों हम जब इन सभी उदाहरण को देखते हैं तो हम ये पा रहे हैं कि जल एक प्रकार से विलुप्त हो जा रहा है, खो जा रहा है। तो यह जल कहाँ चला जाता है, ये हमें बात करनी कि वास्तव में इन सभी उदाहरणों में, इन प्रक्रियाओं में जो जल विलुप्त हो रहा है उस प्रक्रिया का नाम क्या है। तो गर्म करने पर जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जब जल को गर्म किया जाता है तो यह जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और जल वाष्प अपने साथ लवणों का वहन नहीं करती है। जब भी जल वाष्प में परिवर्तित होता है लवण अलग रह जाते हैं, जल वाष्प में कभी भी लवण नहीं होते हैं। इसी प्रकार बनी जलवाष्प वायु का एक भाग बन जाती है जिसे प्राय देखा
नहीं जा सकता है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये जो जल विलुप्त हो रहा है इस प्रक्रिया में, जहाँ जल से जलवाष्प बन रहा है, ये जो जलवाष्प है ये वास्तव में वायु के एक भाग में सम्मिलित हो जाती है या वायु का एक निश्चित भाग बन जाती है और इसे आप देख नहीं पाते हैं। हम यह भी जानते हैं कि जल को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उसे गर्म करना आवश्यक है। यानी जब आप जल को जलवाष्प के रूप में या किसी विशेष गैस के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं तो उसे गर्म करना आवश्यक होता है। तथापि हमने यह भी देखा है कि खेतों, सड़कों तथा अन्य जमीनी क्षेत्रों से, खेत, सड़क, छत या कोई भी जमीनी क्षेत्र हो, वहाँ से जल जलवाष्प में परिवर्तित होता रहता है। तो ये एक दैनिक जीवन की गतिविधि के रूप में आप देखते हैं कि खेतों में वर्षा के फलस्वरूप जो जल भरता है धीरे धीरे वो विलुप्त हो जाता है। आपकी छतों पर, सड़कों पर आपने कई बार देखा होगा कि जो जल भरा है या जो जल की मात्रा है वो धीरे धीरे कुछ समय में विलुप्त हो जाती है, यानी जलवाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाती है। दिन के समय सूर्य की किरणें महासागरों, नदियों, झीलों और तालाबों में भरे जल पर पड़ती है। तो एक साधारण सी बात है कि दिन में जब सूर्य उपस्थित होता है तो सूर्य की किरणें महासागरों पर भी पड़ती हैं, नदियों पर भी पड़ती हैं और झीलों और तालाबों पर भी पड़ती हैं। खेत तथा अन्य भूमि क्षेत्र भी सूर्य की किरणों को ग्रहण करते हैं। तो खेत पर भी सूर्य की किरणें पड़ती हैं और कोई भी भूमि क्षेत्र जैसे सड़क हो, जैसे आपके घर की छत हो या कोई अन्य स्थान हो, वहाँ सभी जगहों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। इसके फलस्वरूप इन सभी का जल निरंतर वाष्प में परिवर्तित होता रहता है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो जल से जलवाष्प बनने की प्रक्रिया है ये एक निरंतर रूप से चलते रहने वाली प्रक्रिया है। तथापि जल में घुले लवण शेष रह जाते हैं। अभी अभी हमने चर्चा की थी कि जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तो लवण जलवाष्प में परिवर्तित नहीं होते हैं, लवण वहीं रह जाते हैं। दिन के समय हमारे चारों ओर की वायु भी गर्म हो जाती है और गर्म वायु छाया में रखे जल को वाष्पित करने के लिए ऊष्मा प्रदान करती है। तो यदि जल छाया में रखा होता है तो हमारे आसपास की जो गर्म वायु है वो ऊष्मा प्रदान करती है और उसके फलस्वरूप जल जलवाष्प में परिवर्तित होता रहता है। इसके बाद जल के सभी खुले पृष्ठों से वाष्पन की यह क्रिया होती रहती है। तो यह क्रिया यानी जल से जलवाष्प बनने की क्रिया जो है उसे हम वाष्पन कहते हैं और यह क्रिया सभी खुले पृष्ठों से, यानी जो भी सतहें आपको खुली दिखती हैं वहाँ से यह क्रिया होती रहती है। इसके फलस्वरूप वायु में जलवाष्प निरंतर मिलती जाती है, एक निरंतर रूप से आपको जलवाष्प वहाँ देखने को मिलती है। तथापि जल का वाष्पन एक धीमी प्रक्रिया है। आपको ध्यान रखना है कि यद्यपि वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है लेकिन ये एक बहुत तीव्र गति से होने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह एक धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है। यही कारण है कि जल से भरी किसी बाल्टी से जल की इस क्षति को, यानी जल से जलवाष्प बनने की प्रक्रिया को हम बहुत कम देख पाते हैं। आप अपने घर में या आपके स्नान घर में यदि बाल्टी भर के रखते हैं जल से तो आपको उससे वाष्प बनती हुई नज़र नहीं आती है या वो सारा बाल्टी का पानी वाष्प के रूप में उड़ नहीं जाता है, क्योंकि जल से जलवाष्प बनने की प्रक्रिया यानी वाष्पन की प्रक्रिया एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया होती है। सूर्य के प्रकाश में वाष्पन तेजी से होता है। तो बच्चों ध्यान रखना है कि सूर्य की किरणें क्योंकि किसी भी सतह को गर्म करती हैं, किसी विशेष स्थान की वायु को गर्म करती हैं, इस कारण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये वाष्पन की प्रक्रिया काफ़ी तेजी से होती है। जल को किसी बर्नर पर गर्म करने पर वाष्पन और अधिक तेजी से होता है। यदि आप किसी पात्र में जल लें और उसे सीधे बर्नर पर रख देते हैं तो कुछ ही समय में आप देखते हैं कि वो जल की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है, यानी जल जलवाष्प में परिवर्तित होने लगता है। तो बर्नर पर गर्म करने पर यह वाष्पन की प्रक्रिया और भी तीव्र गति से होने लगती है।
अब हम बात करेंगे पौधों द्वारा जल की क्षति कैसे होती है, या क्या कोई ऐसा प्रक्रम है जिसके द्वारा पौधे जल की क्षति करते हैं या उनसे स्वतः जल की क्षति होती है। तो हम अध्याय 7 में यह पढ़ चुके हैं कि सभी पौधों को वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। ये बात आप सभी पहले से जानते हैं बच्चों। पौधे इस जल की कुछ मात्रा का उपयोग अपना भोजन बनाने में करते हैं, जबकि कुछ मात्रों को अपने विभिन्न भागों में सुरक्षित रखते हैं। तो साधारण सी बात है कि जो जल वे ग्रहण करते हैं उसमें से कुछ का उपयोग तो वो भोजन बनाने में करते हैं, जबकि कुछ मात्रा का उपयोग वो अपने विभिन्न भागों को सुरक्षित रखने में करते हैं। पौधे इस जल का शेष भाग वाष्पोत्सर्जन प्रक्रम द्वारा जलवाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते हैं। यह बात भी हम पढ़ चुके हैं बच्चों कि पौधों की पत्तियों से जल वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में मिल जाता है या चला जाता है। वायु में जल वाष्पन तथा संघनन के प्रक्रमों द्वारा यह जल प्रवेश करता है। तो ये जो वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया है, इसके अलावा ये संघनन की प्रक्रिया, ये दोनों महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जल के चक्रण को समझने के लिए, जल की पूरी जो वायुमंडलीय प्रक्रिया है उसको समझने के लिए। क्या ये जल सदा के लिए लुप्त हो जाता है? नहीं, यह हमें पुनः प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि ये जो जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा लुप्त हो रहा है या वाष्पन द्वारा लुप्त हो रहा है, यह सदैव के लिए लुप्त नहीं होता है। एक संपूर्ण प्रक्रम के द्वारा यही जल हमें पुनः हमारे वायुमंडल में ही प्राप्त हो जाता है। तो ये प्रक्रम किस प्रकार होता है इसे हम देखेंगे अगले भाग में। अगला भाग जो होगा वो होगा जल चक्र के बारे में। तो जल के महत्व को आज हमने जाना है कि जल कितना महत्वपूर्ण है, जल कितना सारा उपलब्ध है, लेकिन उसमें से सभी जल हमारे उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। इसके अलावा हमने वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को समझा है। तो बच्चों इस अध्याय के अगले भाग में यानी भाग 2 में हम बात करेंगे जल चक्र की। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।